अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बच्चों, तो कैसी तैयारी हो रही है आप सबकी? अच्छी हो रही है ना तैयारी आप सबकी? जी, रोने वाला हाल क्यों है? जी जी, उस्तादों की और बड़ों की, पेरेंट्स की तो दुआएं आपके साथ हैं। बस आपने मोराल हाई रखना है, अपनी मेहनत करनी है, अच्छी नीयत रखनी है, मोराल हाई रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। केमिस्ट्री आपको टेंस कर रही है, आप केमिस्ट्री को टेंस कर दो। मतलब आप उसको बताओ कि भाई मेरा दिमाग जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं है। तो आप केमिस्ट्री को टेंस करो, ना कि केमिस्ट्री आपको टेंस करे। जी बच्चों, तो हमने गैसेस जो है वो गैसेस का यूनिट ख़त्म कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड्स को। और मंडे को आपका इसका टेस्ट है, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो ये 2 दिनों में हमने लिक्विड्स एंड सॉलिड्स जो है इसको कंप्लीट करना है। तो बड़े तहम्मुल से आपने लिक्विड्स वाला पोर्शन जो है इसको सुनना है, कंसंट्रेट करके। जी, लिक्विड्स इंटरमीडिएट स्टेट है, सॉलिड और गैस के दरमियान में स्टेट है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इंटरमीडिएट हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इंटरमीडिएट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। हाँ जी, सेकंड जो है इनकी इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। लिक्विड की शेप वही होती है जो कंटेनर की शेप होती है। ठीक है। इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड की शेप वही होती है जो कंटेनर की शेप है।
शेप होती है। ऐसा क्यों होता है? लिक्विड की शेप वो क्यों होती है जो कंटेनर की शेप होती है? क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट शो करते हैं, ये लीनियर मोशन शो करते हैं। तो चूंकि ये इसके मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं तो इसलिए इनको भी जो स्पेस मिलती है ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो लिहाजा इनकी शेप वही होती है जो कंटेनर की शेप होती है। तो इनमें लीनियर मोशन होती है। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि गैसेस में होती है। अच्छा, इनकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, लेस देन सॉलिड्स, एंड ग्रेटर ग्रेटर देन गैसेस। ठीक है, इनकी डेंसिटी जो है वो सॉलिड से कम होती है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब चूंकि इंटरमीडिएट फोर्सेस जो हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो इनमें इंटरमीडिएट हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टॉपिक हम इस लिक्विड पोर्शन में पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं ना, ये दो तरह की होती हैं। एक होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जी, एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है हमारे पास और ये क्लोरीन एटम है हमारे पास। इन एटम्स के दरमियान ये क्या है? ये एक केमिकल बॉन्ड है। और स्पेसिफिकली ये कौन सा केमिकल बॉन्ड है? ये एक कोवलेंट बॉन्ड है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। तो इसका मतलब जब ये बॉन्ड डेवलप हो गया इन एटम्स के दरमियान तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया। जब ये मॉलिक्यूल बन गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के अंदर होती है उसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो दो एटम्स के दरमियान ये जो केमिकल बॉन्ड है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है और वो एक केमिकल बॉन्ड होता है। अब वो केमिकल बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकता है, आयोनिक भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी हो सकता है। तो ये होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरी हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये हमारे पास HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है और ये HCl का तीसरा मॉलिक्यूल है। अब क्या हो रहा है? एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। और ये किन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो इसलिए हम इनको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हमने डिफरेंस पढ़ लिया। तो हमने क्या पढ़ना है? हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स पढ़नी है। जी, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 5 टाइप्स हैं। हम पांचों टाइप्स को जो है ना डिस्कस करेंगे। पहली फोर्स है जी हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्स। अच्छा, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों ही परमानेंट डायपोल हैं। ये भी परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल या डायपोल किसको कहते हैं? जैसे कि अभी मैंने
HCl का जो है वो मॉलिक्यूल ड्रॉ किया था, तो HCl में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जिससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस मॉलिक्यूल को हम डायपोल कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर दो पोल्स हैं इसलिए हम इसको कहते हैं डायपोल, या इसको हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, अब नाम से जाहिर है एक मॉलिक्यूल डायपोल है, दूसरा मॉलिक्यूल भी डायपोल है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डायपोल डायपोल फोर्स होगी। तो जैसे कि ये एक HCl का मॉलिक्यूल और इसी तरह ये हमारे पास दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दिस वन इज डायपोल डायपोल फोर्स। अब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, बस दोनों का डायपोल होना जरूरी है, एक डायपोल का नेगेटिव एंड दूसरे डायपोल का पॉजिटिव एंड, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डायपोल डायपोल फोर्स। अब इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो इट्स स्ट्रेंथ इज only 1% as compared to covalent bond। तो हमें पता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना ये वीक फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस यानी कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो तो एटम्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, तो ये फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं, इसीलिए हम इनको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ये जो डायपोल डायपोल फोर्स है ये कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ 1% होती है। ठीक है, डायपोल डायपोल फोर्स की स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड की कंपैरिजन में सिर्फ 1% है। अच्छा, अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डायपोल डायपोल फोर्स को अफेक्ट करते हैं? जी, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डायपोल डायपोल फोर्स, यानी कि किन फैक्टर्स पे डायपोल डायपोल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जी, अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो अगर उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स डिवेलप करेगा। तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोलैरिटी के, इनकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? पोलैरिटी के। और दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर होगा जी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कम है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अगर डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वीक फोर्सेस हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और स्ट्रेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फैक्टर्स से, ये दो फैक्टर्स से जो अफेक्ट करते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस को। अच्छा, दूसरी टाइप है जी, सेकंड टाइप है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सेकंड टाइप है आयन डायपोल फोर्सेस। नाम से जाहिर है कि एक जो है वो आयन है और दूसरा एक परमानेंट डायपोल है। अच्छा, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास उनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ड्यू टू दिस फोर्स। आयोनिक कंपाउंड्स जैसे कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड,
तो सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है, मतलब पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है और जो नेगेटिव आयन है वो अलग हो जाता है। तो जो पॉजिटिव आयन होता है उसको वाटर का नेगेटिव एंड सराउंड कर लेता है। वाटर का नेगेटिव एंड कौन सा होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। तो वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर एक डायपोल है, और जो नेगेटिव आयन होगा उसको वाटर का पॉजिटिव एंड सराउंड कर लेता है। तो वाटर का पॉजिटिव एंड है हाइड्रोजन। अच्छा, तो अब ये क्या है? ये हमारे पास एक आयन है, और ये क्या है? वाटर क्या है? एक डायपोल है। तो इसके ऑक्सीजन नेगेटिव और सोडियम आयन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, तो ये आयन डायपोल फोर्स है। इसी तरह यहाँ पे भी ये नेगेटिव आयन आयन है, और यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये डायपोल है। तो इनके दरमियान इस नेगेटिव क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, तो ये आयन डायपोल फोर्स है। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर वो ड्यू टू दिस फोर्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू दिस फोर्स। अच्छा, इनके फैक्टर्स क्या हैं? इनकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? तो चूंकि इसमें एक आयन है और एक डायपोल है, तो आयन के लिए हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन। चार्ज डेंसिटी को आप एक और नाम देते हो चार्ज टू साइज रेशो। इससे क्या मुराद होता है? लेट से हमारे पास सोडियम आयन है, ग्रुप 1 के आयन्स है हमारे पास सोडियम आयन है, इस पे चार्ज है +1, इसका साइज स्मॉल है। हम नीचे आ गए तो पोटेशियम आयन जो है उसका साइज बड़ा हो गया। पोटेशियम पे भी चार्ज +1 है लेकिन उसका साइज बड़ा हो गया। और उसके नीचे आए सोडियम पोटेशियम रुबीडियम आ गया, तो रुबीडियम के ऊपर आ गए तो चार्ज तो +1 ही है क्योंकि ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उसका साइज और बड़ा हो गया। तो चार्ज टू साइज रेशो, यानी कि ऊपर चार्ज है और नीचे साइज आना है। तो अगर साइज बढ़ता जाएगा तो चार्ज टू साइज रेशो कम होगी, और जिसकी चार्ज टू साइज रेशो कम होगी वो वीक फोर्सेस डेवलप करता है। जिसकी चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप करेगा। तो इसका मतलब है जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन के। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, मतलब सोडियम आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप करेगा एज कम्पेयर टू पोटेशियम आयन, और पोटेशियम आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप करेगा एज कम्पेयर टू रुबीडियम आयन। तो स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ये तो होगी आयन की बात। और दूसरा इसमें क्या था? डायपोल। तो अगेन डायपोल की पोलैरिटी, दूसरा फैक्टर क्या होगा? जिस तरह हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस में पढ़ा, तो इसमें दूसरा फैक्टर होगा पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो आयन डायपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जी, तो आयन डायपोल फोर्सेस कब ज़्यादा होंगी? अगर आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और डायपोल की पोलैरिटी ज़्यादा है तो आयन डायपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जी, नेक्स्ट है जी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। थर्ड टाइप है हमारे पास, थर्ड टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अच्छा, इनका दूसरा नाम है डी बाय फोर्सेस। अच्छा, इसमें एक मॉलिक्यूल परमानेंट डायपोल है, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। वो क्या है? नॉन पोलर। लेट से इसमें एक मॉलिक्यूल हमारे पास परमानेंट डायपोल है जैसे कि HCl, और दूसरा इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जैसे कि Cl2। अच्छा, अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, ये जो डायपोल है, ये क्या है? ये हमारे पास है जी, ये HCl का स्ट्रक्चर है। ये इसमें एक पॉजिटिव एंड है और ये इसका नेगेटिव एंड है। ये हमारे पास एक डायपोल है, परमानेंट डायपोल है।
और ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पोल्स क्रिएट नहीं हुए। तो जब हम डायपोल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये डायपोल उस नॉन पोलर को भी डायपोल बना देता है। इंड्यूस का मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना। तो ये जो डायपोल है इसका नेगेटिव एंड इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसका नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो ये भी डायपोल बन जाएगा। तो ये हमारे पास परमानेंट डायपोल था, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो साथ वाला है ये भी डायपोल बन गया। तो इसका सारा नेगेटिव एक तरफ चला गया और पॉजिटिव एक तरफ आ गया। तो ये था परमानेंट डायपोल, और इसको डायपोल बनाया तो इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ठीक है। और इनको हम डी बाय फोर्सेस भी कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जी? पहला फैक्टर, एक डायपोल है ना, एक क्या है, डायपोल। तो डायपोल की पोलैरिटी जो है वो अफेक्ट करेगी। अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट करेगा। और दूसरा हमारे पास कौन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये जो इंड्यूस्ड डायपोल है ये बेसिकली नॉन पोलर था, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस की गई, तो इसका साइज मैटर करेगा, साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अभी हम साइज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली फोर्स में। साइज अगर ज़्यादा है तो मैं स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूँ। अगर मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फोर्स के अंदर। फर्स्ट रूल कौन सा? जी बेटा, कौन सा फर्स्ट रूल? अभी हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अभी हम पांचों को कंपेयर करेंगे। अभी हमने पांचों टाइप्स पढ़नी है तो पांचों को हम कंपेयर करेंगे। अभी हम साइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम टाइप पढ़ने लगे हैं ना दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, उसको हम लंदन डिस्प्लेसमेंट फोर्सेस भी कहते हैं। उसमें हम साइज को डिस्कस करेंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, फोर्थ टाइप है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल। जी डी बाय में नोबल गैसेस आ सकती हैं। मतलब आप नोबल गैसेस जो हैं वो हमारे पास नॉन पोलर है ना, तो उनको आप किसी डायपोल के करीब ले जाओ तो वो भी डायपोल बन जाएंगी, तो ये कहलाएंगी इंड्यूस्ड डायपोल। पोलैरिटी का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल कितना पोलर है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। मतलब हमारे पास लेट से ये HF है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 और हाइड्रोजन की है 2.1। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.9 का। तो इसकी जो पोलैरिटी है ये ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू HCl, क्योंकि HCl में जो डिफरेंस है, क्लोरीन की 3 है, इसकी 2.1 है, तो इनका डिफरेंस है 0.9। तो इसकी जो पोलैरिटी है HCl की, इसकी पोलैरिटी HF से कम है, HF की पोलैरिटी ज़्यादा है। तो पोलैरिटी डिपेंड करती है दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है
तो पोलैरिटी ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी को हम डिस्कस कर रहे थे। चार्ज डेंसिटी से ये मुराद है कि लेट से हमारे पास ग्रुप 1 के आयंस हैं, ग्रुप 1A। ग्रुप 1 में हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उनका चार्ज तो +1 ही है ना। ग्रुप 1 वाले सारे एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो सब पे चार्ज +1 है। तो पोटेशियम पे चार्ज था +1 और उसका साइज इतना था। नीचे आए, सॉरी सोडियम, ये सोडियम है, सोडियम पे चार्ज था +1 और उसका साइज इतना था। नीचे आ गए पोटेशियम पे, तो पोटेशियम पे आए तो साइज बड़ा हो गया। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज इतने से एरिया में फैला हुआ है, और ये पॉजिटिव, अब वही पॉजिटिव ये ज्यादा एरिया में मौजूद है। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप करेगा, ये वाला जिसका स्मॉल साइज है या ये वाला जिसका लार्ज साइज है? तो इसको हम कहते हैं जितना साइज बड़ा होता जाएगा, जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतनी ये जो रेशो है ये छोटी होगी। इसको हम कहेंगे चार्ज टू साइज रेशो छोटी हो जाएगी। अगर साइज बड़ा होगा, यानी कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ये पूरी रेशो जो है ये छोटी हो जाएगी। और अगर चार्ज टू साइज रेशो छोटी हो जाएगी तो वो वीक फोर्सेस डेवलप करेगा। जिसकी चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको सिर्फ फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, हाइड्रोजन की पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इनका दूसरा नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फ्रिट्ज लंदन। फ्रिट्ज लंदन ने इनको डिस्कवर किया था। हाँ जी, तो हमारे पास फोर्थ टाइप है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं। ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है। ठीक है। लेट से हमारे पास नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, नोबल गैसेस के एटम्स हैं, हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो ये दोनों नॉन पोलर हैं। ये भी हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास एक नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। ठीक है। ये दोनों, लेट से ये हीलियम, दोनों हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। चूंकि नॉन पोलर की बात हो रही है ना, तो नोबल गैसेस क्या होती हैं? नॉन पोलर। इसी तरह जो हैलोजन्स हैं वो भी नॉन पोलर हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो भी नॉन पोलर हैं। तो ये हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास और ये दोनों नॉन पोलर हैं। अच्छा, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो क्या होता है? एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, रिपल्शन होती है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब जब इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा? इस एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे। इस एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा और पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा। तो ये डायपोल बना किसी लम्हे पे बना, इसलिए हम इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस वर्ड निकला है इंस्टेंट से, किसी मूवमेंट पे, किसी इंस्टेंट पे। तो किसी लम्हे पे ये डायपोल बना, इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल। और जब ये डायपोल बन गया
तो अब ये साथ वाले को भी डायपोल बना देगा, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था। तो इसका पॉजिटिव साथ वाले के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसको डायपोल बनाया गया, तो ये होगा इंड्यूस्ड डायपोल। तो इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है, ठीक है। और ये मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। अच्छा, अब हम इनके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस किन पे डिपेंड करती हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग LDF, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। जी दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है जी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, और दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ द एटम्स, उसकी हम बात करते हैं। तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को पहले हम डिस्कस करेंगे। जी ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, लेट से एक हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है ना। अच्छा जी, लेट से ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है इसका साइज स्मॉल है, और ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसका साइज बड़ा है। अच्छा जी, इनमें से किस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से डिस्पर्स हो सकते हैं। जी यहाँ पर एक वर्ड है, लंदन तो नाम था साइंटिस्ट का, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है डिस्पर्जन, डिस्पर्स होना, फैलना। इन दोनों मॉलिक्यूल में से किस मॉलिक्यूल में ज्यादा चांस है कि वो पोलर बन जाएगा? इन दोनों में से किस मॉलिक्यूल का चांस ज्यादा है कि वो पोलर बन जाएगा? जी बच्चों, माशाल्लाह आप लोग भी साइंटिस्ट हो। अपने आप को आप लोगों ने साइंटिस्ट से कम नहीं समझना, आप लोग भी साइंटिस्ट हो। तो बताओ इनमें से कौन जो है आसानी से पोलर बन जाएगा? जी माशाल्लाह सब ने कहा Cl, क्लोरीन। जी इसका मतलब आपको समझ में आ गई है। अच्छा जी, जिसका स्मॉल साइज है उसके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डिस्पर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इस पे न्यूक्लियर होल्ड ज़्यादा है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से डिस्पर्स होके एक तरफ आ सकते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स होके एक तरफ आ सकते हैं, तो इसका मतलब है इसके पोलर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब इसका सारा नेगेटिव एक तरफ आ गया और पॉजिटिव एक तरफ आ गया। तो पोलर होने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? जिसका मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है। इसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, कि एक मॉलिक्यूल किस हद तक पोलर हो सकता है, ये उसकी पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी की, और पोलराइजेबिलिटी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के। अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो ये ग्रुप 7A की हमारे पास एग्जाम्पल है। ग्रुप 7A हमारे पास क्या है? हेलोजेंस। ग्रुप 7A हमारे पास हैं हेलोजेंस। तो टॉप टू बॉटम इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, F2, Cl2, Br2 और I2। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होंगी? वो भी ज़्यादा होंगी। और यही वजह है कि फ्लोरीन क्लोरीन जो हैं गैस हैं, ब्रोमीन लिक्विड हो गया और आयोडीन सॉलिड हो गया। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो रही हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है और उनकी स्टेट भी चेंज हो रही है। तो टॉप टू बॉटम इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है। तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस हैं, ब्रोमीन पे आए तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्गर हो गई कि वो लिक्विड में चेंज हो गया, और आयोडीन पे आए तो और स्ट्रॉन्गर हो गई, वो सॉलिड में चेंज हो गया। सेम यही यही ट्रेंड होगा नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस में भी टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। 8A हीलियम, नियॉन, आर्गॉन,
क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो टॉप टू बॉटम इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लंदन डिस्पिन फोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं। ऑल दो ये सारों की स्टेट सेम रहती है, गैस। अच्छा, ये पहला फैक्टर था जी, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जी 100 years अगो, सेकेंड ईयर में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एल्केन्स पढ़े थे। एल्केन्स के पहले 4 मेंबर जो है ना वो गैसेस होती हैं। फिर 5 से 17 तक हमारे पास लिक्विड्स हैं, और 18 से ऑनवर्ड्स सारे सॉलिड्स हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होने से, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। सो नंबर ऑफ एटम्स अगर ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, तो ज्यादा चांसेस हैं फोर्सेस डेवलप करने के। तो फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगर हम मेंबर्स की बात करें एल्केन्स में, तो पहले 4 मेंबर गैसेस हैं, उससे ऑनवर्ड सारे 17 तक लिक्विड्स हैं, और 18 से ऑनवर्ड सारे सॉलिड्स हैं। क्यों? क्योंकि एटम्स का नंबर इंक्रीज होने से लंदन डिस्पेन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, और इसीलिए उनकी स्टेट भी चेंज हो रही है। अच्छा जी, आप लोगों से मासूमाना क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन गैसोलीन? जी ऑप्शंस है हमारे पास। अल्फा ऑप्शन है डायपोल डायपोल फोर्स, बीटा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चार्ली है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और डेल्टा है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। जी विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन गैसोलीन? जी डायरेक्ट रिलेशनशिप है एटम्स के साथ। गैसोलीन में कौन सी फोर्स प्रेजेंट है? डायपोल डायपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। जी गैसोलीन क्या है? गैसोलीन हमें पता है कि ये पेट्रोल है, या अगर हम देसी जुबान में बोलें तो पेट्रोल है। वैसे ये पेट्रोल है। तो पेट्रोल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? C6 से लेके C8 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेस होंगी? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये लंदन डिस्पर्जन, ये जो जितनी भी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ SO2, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ SO2 is greater than CO2 due to, जी अल्फा ऑप्शन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर,
जी, बीटा है ग्रेटर साइज ऑफ SO2। चार्ली है SO2 इज पोलर while and CO2 is non-polar। और डेल्टा ऑप्शन है SO2 is more acidic than CO2। जी, SO2 की हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो ग्रेटर है CO2 से। क्यों? High electronegativity of sulfur, greater size of SO2, SO2 is polar and CO2 is non-polar, SO2 is more acidic than CO2। जी, आज हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक। उसके बाद सिर्फ हमारे पास हमने सिर्फ इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करना है। वो हम कल सॉलिड्स के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना, जब आपको कोई दो मॉलिक्यूल्स दिए जाएं तो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि उनमें से कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। अगर तो उनमें से एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है तो सिंपल सी बात है कि जो पोलर है उसमें फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी एज कंपेयर टू नॉन पोलर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो फिर आपने डिफरेंशिएट करना है कि दोनों में से साइज किसका बड़ा है, किसका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो लार्ज है। तो जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। जी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है लीनियर। तो ये जो डायपोल्स हैं इसके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये दोनों डायपोल्स कट जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जबकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका बेंट स्ट्रक्चर है, तो इसका डायपोल मोमेंट जो है होता है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो SO2 इज पोलर एंड CO2 इज नॉन पोलर, ये आंसर है इसका। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, नो, इसका कोई लिंक नहीं है इसके साथ। ग्रेटर साइज ऑफ SO2, ये पॉइंट तब वैलिड होता अगर SO2 भी नॉन पोलर होता, लेकिन SO2 जो है, SO2 क्या है, पोलर है। SO2 इज मोर एसिडिक देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो एसिडिक या नॉन एसिडिक का होने का ताल्लुक नहीं है इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर का कोई ताल्लुक नहीं है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ। सो द राइट आंसर इज SO2 इज पोलर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर। जी, नेक्स्ट है। क्वेश्चन है जी आपसे, CHCl3 exist in liquid state due to। जी, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, डायपोल डायपोल एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। बीटा ऑप्शन है डी बाय फोर्सेस। चार्ली है ओनली डायपोल डायपोल फोर्सेस। और डेल्टा है आयन डायपोल फोर्सेस। जी, CHCl3 जो है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों?
बेटा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्यादा हीट चाहिए, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन फिर ज्यादा होगी ना उसकी। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है उसको कम हीट देनी पड़ेगी वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। जी, CH Cl3 एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। CH Cl3 को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, दिस इज क्लोरोफॉर्म, जो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे आप लोगों के लिए क्लोरोफॉर्म जो है ना, इसका क्लोरोफॉर्म की जगह आप कुछ और इस्तेमाल करते हो। आप लोगों को बेहोश करने के लिए आपकी किताबें काफ़ी हैं। अभी हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। अभी मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ानी है, उसके बाद हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। अभी हम पांचों जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ लेंगे तो फिर हम उनकी स्ट्रेंथ को देखेंगे। जी ऐसे ही है ना, किताबें आपको बेहोश करने के लिए काफ़ी हैं। वो बाबा रेंचो ने कहा था ना, सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, एक्सीलेंस हासिल करनी चाहिए, सक्सेस जग मार के पीछे आएगी। ठीक है, सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, एक्सीलेंस हासिल करो। मतलब आप कोई भी एक फील्ड है उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लो, आप खुद ही कामयाब हो जाओगे। तो इसका एक पाकिस्तानी वर्जन भी था। पाकिस्तानी वर्जन सुना है आपने इस डायलॉग का? इस डायलॉग का एक पाकिस्तानी वर्जन ये है कि नींद के पीछे ना भागो, किताबें पकड़ लो, नींद खुद ब खुद आएगी। ठीक है, ऐसा ही है ना, किताबें पकड़ लेते हैं तो नींद आ जाती है। जी, तो CH Cl3 चूंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। सो द राइट आंसर इज चार्ली, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अभी हम एंड पे स्ट्रेंथ की इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लें। तो हमारी फिफ्थ टाइप है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, इसमें से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इंटरेस्टिंग भी है और इसको आपने ध्यान से सुनना है। इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन and the most electronegative element like nitrogen, oxygen and fluorine। अच्छा जी, इसके लिए कंडीशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है क्या? कि एक मॉलिक्यूल के पास
पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन, और दूसरे मॉलिक्यूल के पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए। और ये पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन की है 3.5 और नाइट्रोजन की है 3। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अगर आप इन पे गौर करो तो इनके पास लोन पेयर्स भी हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। तो बेसिकली इनके लोन पेयर्स पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप करते हैं वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं तीनों। अब नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट है? अमोनिया में। नाइट्रोजन का हमारे पास एक कंपाउंड है अमोनिया, ऑक्सीजन का कंपाउंड है वाटर, और फ्लोरीन का कंपाउंड है हमारे पास HF। जी, तो सबसे पहले हम HF की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HF। जी, हमारे पास हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, और उसके बाद फ्लोरीन जो है ये पार्शियल नेगेटिव है, और इसके पास 3 लोन पेयर्स हैं। इसी तरह ये हमारे पास HF का दूसरा मॉलिक्यूल है। ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। इसी तरह ये हमारे पास तीसरा HF का मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, और ये फ्लोरीन है, और इसके पास 3 लोन पेयर हैं। अच्छा जी, अब ज़रा आपने ध्यान से गौर करना है। अब क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का ये जो फ्लोरीन का ये लोन पेयर है, इस मॉलिक्यूल के फ्लोरीन का ये लोन पेयर इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह इस मॉलिक्यूल का ये लोन पेयर, इस फ्लोरीन का ये लोन पेयर दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो जिग जैग स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर एक जिग जैग स्ट्रक्चर बनता है, और ये एंगल जो होता है इस जिग जैग स्ट्रक्चर में, ये एंगल होता है 120 डिग्री। तो HF का क्या स्ट्रक्चर होता है? जिग जैग स्ट्रक्चर। जी, क्लियर है आपको? अच्छा, यहां पर अब आपने इस बात को समझना है। फ्लोरीन के पास थे 3 लोन पेयर, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ एक इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक ही पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन था। अगर दूसरे मॉलिक्यूल के पास 2 और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होते तो ये दोनों लोन पेयर्स भी उनके साथ यूटिलाइज हो जाते। लेकिन कोई और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है, तो ये 2 लोन पेयर जो हैं ये स्पेयर रहेंगे। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि HF का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? HF का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? जी बच्चों, HF का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आप लोगों को कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है? एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन का लोन पेयर, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। अब चूंकि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, लेकिन लोन पेयर एक ही यूटिलाइज हुआ है, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल के पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक ही है। जी, तो चूंकि इसके पास एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, तो HF का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल कितना है? तो HF का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, जरा इस बात को आपने समझना है। अच्छा, लेट से मैं, ये जो हमारे पास HF है ना, इस HF को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये वाला, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो ये तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है। अच्छा, अगर मैं ये वाला बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इसके लिए कंसिडर कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल के लिए कंसिडर कर रहा हूं, तो फिर मैं ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के लिए कंसिडर करूंगा। तो अगर आप ओवरऑल रेशो निकालो, ओवरऑल अगर आप रेशो निकालोगे, तो एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा, एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। मतलब जो इसका पार्शियल पॉजिटिव बॉन्ड बना रहा है ना, वो इसका कंसिडर किया जा रहा है, और जो इसका पार्शियल पॉजिटिव है वो इसके लिए कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन ये पार्शियल पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर को इस्तेमाल कर रहा है ना, तो लिहाजा एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर पे। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है? जी, ये हमारे पास सेंट्रल ऑक्सीजन है। ये हमारे पास सेंट्रल जो है वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन के पास हमारे पास दो लॉन पेयर हैं, और इसमें दो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। अच्छा जी, अब मैं इसको सराउंड करवाऊंगा चार वाटर मॉलिक्यूल से। ये आ गया जी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के पास ये दो लॉन पेयर्स हैं। इसी तरह ये वाटर का एक और मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। इसी तरह ये मैं एक और वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। जी, ऑक्सीजन के लोन पेयर, ऑक्सीजन, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। ये एक और वाटर मॉलिक्यूल, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। जी, ये हमारा जो है ये हमारा सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल है, दिस वन। और इस वाटर मॉलिक्यूल को चार वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने इसको समझना है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, इस मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का लोन पेयर, इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो रहा है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल का ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का लोन पेयर, इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो रहा है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का ये लोन पेयर एक और मॉलिक्यूल के वाटर के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है।
और इसी तरह इस ऑक्सीजन का ये लोन पेयर एक और मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है। ये एमसीक्यू भी आता है कि आइस के स्ट्रक्चर में, वाटर के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है। एक जो ये जो आपके पास सेंटर वाला ये ऑक्सीजन है, इसको आप गौर करो, जो आपके पास ये सेंटर वाला ऑक्सीजन है, ये कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है। जी, ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है। एक ये हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम है, और एक ये हाइड्रोजन एटम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये अटैच्ड है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और इन 2 एटम्स के साथ ये अटैच्ड है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब एक एटम 4 एटम्स के साथ अटैच्ड हो तो इसको हम कहते हैं कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। जब एक एटम 4 एटम्स के साथ बॉन्डेड हो तो इसको हम कहते हैं कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो अब आपने मुझे बताना है एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है। एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है। जी, वैसे आपको लग रहा है कि 4 बन रहे हैं। वैसे बच्चे कहेंगे कि सर ये 4 बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। लेकिन अगर हम ओवरऑल रेशो निकालेंगे तो दो दो आएंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने हैं? 2। वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 ही पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और 2 ही लोन पेयर हैं। तो 2 लोन पेयर हैं, 2 पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, इसलिए वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है पर मॉलिक्यूल। अच्छा, अब हम बात करेंगे अमोनिया की। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3। जी, NH3 का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? अगर अगर लोन पेयर और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन बराबर हैं तो उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे और इसके पास, इस वाटर मॉलिक्यूल के पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी 2 थे। तो दैट्स वाई अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों जो हैं उसके इक्वल होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। HF के केस में 3 लोन पेयर थे, एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन था। तो एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ने सिर्फ एक लोन पेयर इस्तेमाल किया था ना, तो वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना था। ठीक है, ये बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक। जी, NH3 का स्ट्रक्चर है हमारे पास NH3। नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है। दिस इज लोन पेयर। अब नाइट्रोजन के पास भी एक ही लोन पेयर है।
इस नाइट्रोजन का लोन पेयर और इस मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चूंकि इसके पास एक लोन पेयर था तो इसीलिए ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो हमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर पता चल गया। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी इस पॉइंट को समझना है आपने। आपके पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या ऑर्डर आया। एक्सटेंट से मुराद है कि वो उसका एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा था। तो वाटर का एक्सटेंट ज्यादा है किससे, HF से। HF का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था और अमोनिया का भी एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था। तो इन दोनों का एक्सटेंट बराबर है। जी, एक्सटेंट की बात समझ में आ गई। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है हमारे पास। वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो इसमें एक्सटेंट ज़्यादा है, जबकि अमोनिया और HF का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो इसका एक्सटेंट 1 है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा है किससे, HS से और अमोनिया से। जी क्लियर है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन में। उससे वीक किस में होगा, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑक्सीजन की। तो उससे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वाटर के अंदर, O और H के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है। और उससे वीक होगा अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। जी, स्ट्रेंथ की बात समझ में आ गई। जी, स्ट्रेंथ की बात समझ में आ गई। स्ट्रेंथ का मतलब है कि किस में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड में। क्यों, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में है, हाइड्रोजन फ्लोरीन में। तो इसमें स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, तो उससे कम वाटर में है और उससे कम अमोनिया में है। अच्छा, तो फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या बनते हैं। अगर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा HF में है तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए वाटर से। लेकिन एक्चुअली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है HF से। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और HF का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप नोट कर लो। इनका बॉइलिंग पॉइंट आपको आना चाहिए। HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड। HF का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, जी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है -33
0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा एक्सटेंट और स्ट्रेंथ को कंफ्यूज नहीं करना। स्ट्रेंथ से ये मुराद है कि एच एफ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और जो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है एच एफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। उससे कम, उससे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वाटर के अंदर और उससे वीक होगा अमोनिया के अंदर। लेकिन अगर आप एक्सटेंट की बात कर रहे हो ना, कि उसका एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, तो फिर वाटर का एक्सटेंट ज्यादा है। वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एच एफ का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और अमोनिया का भी एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जी कितना है हमारा? -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आप लोगों से एक क्वेश्चन है। द गिवन ऑर्डर corresponds टू, जी गिवन ऑर्डर ऑर्डर किसको correspond कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट को, नेक्स्ट वोलेटिलिटी को, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड को, और डेल्टा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। जी ये बहुत पहुंचा हुआ एमसीक्यू है। तो बेटा आप जो है ना, मोबाइल का कोई स्टैंड ले आओ या लैपटॉप पे क्लास ले लिया करो। जी, ये जो ऑर्डर आपको गिवन है, एच एफ ग्रेटर है वाटर, वाटर ग्रेटर है अमोनिया, ये जो ऑर्डर है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट को, वॉलेटिलिटी को, हाइड्रोजन बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। जी, पहली ऑप्शन क्या है आपके पास? बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा है? नो, ये बात तो गलत है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। तो कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल तो अमोनिया ज़्यादा है, तो ये बात भी गलत है। अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा एच एफ में है, उससे कम वाटर में है, उससे कम अमोनिया में है। जी, तो यही आंसर है चार्ली। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वर्ड होगा तो इसका मतलब है एक्सटेंट। तो जब एक्सटेंट होगा तो फिर वाटर पहले होगा और फिर एच एफ और अमोनिया होगा। ठीक है, आपने ये दो वर्ड्स में जो है ना डिफ्रेंशिएट करना है। एक है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड से मुराद है स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मुराद है एक्सटेंट। ठीक है जी। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ी है,
इसको अगर हम कंपेयर करें कोवलेंट बॉन्ड से तो ये कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ये कितनी होती है? तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये 20% वीक होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 20% वीक होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फैक्टर्स पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी, एक तो फैक्टर आपको पता है, एक फैक्टर है जी पोलैरिटी। एक फैक्टर क्या है? पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी, हमने पढ़ा ना कि एच एफ के केस में एक लोन पेयर एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन यूटिलाइज हुआ है, और वाटर के केस में दो लोन पेयर दो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन यूटिलाइज हुए हैं, और NH3 के केस में एक लोन पेयर और एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन यूटिलाइज हुआ है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी के। और जितनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगी किसकी? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन की और लोन पेयर्स की, तो स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, अब हमने इन पांचों का कंपैरिजन करना है। इन पांचों का ना आपने ऑर्डर बताना है कि इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है। जी, बायो की क्लास होगी। केमिस्ट्री की क्लास को तो अभी सिर्फ सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स हुए हैं। बस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने एप्लीकेशंस पढ़ के ख़त्म ख़त्म कर देना है इसको बस। बाकी जो लिक्विड्स का पोर्शन है वो हम कल करेंगे। जी, एक्सटेंड का मतलब है कि उसका एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जी, हमने 5 फोर्सेस पढ़ी हैं। डायपोल डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। जी, इनफ है। जो जो आप ये नोट कर रहे हो या जो आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं ये इनफ है वैसे। तो हमने 5 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ी हैं। डायपोल डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, और फिफ्थ है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनकी अब हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करने लगे हैं। तो आपके ख्याल में इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन सी हैं? जी, चैप्टर कल कंप्लीट होगा। कल हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा आप बाद में लेक्चर लिया करो और उसको फास्ट फास्ट चलाया करो।
अच्छा जी, तो हम स्ट्रेंथ की बात करने लगे हैं जी। पांचों फोर्सेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है जी आयन डाइपोल फोर्स। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है आयन डाइपोल फोर्स। उससे वीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उससे वीक होगी डाइपोल डाइपोल फोर्स। और उससे वीक होगी कौन सी? डी बाय फोर्स, यानी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और उससे वीक होगी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। जी ये ऑर्डर है आपका। सबसे स्ट्रांग है आयन डाइपोल फोर्सेस, उससे वीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे वीक है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और उससे वीक है डी बाय फोर्सेस, यानी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और लास्ट पे जी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। जी इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? ये एप्लीकेशंस आप लोगों को पता है, सिर्फ हम जस्ट इनको डिस्कस रिव्यू ले रहे हैं इनका। जितने भी आपको बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड्स? डीएनए, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से है। इसमें नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ए के सामने टी, ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसको आप कह सकते हो एट गैरिसन कॉलेज। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से है। इसी तरह जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, प्रोटीन्स का हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स। तो इसमें चूंकि हमारे पास क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सी ओ एन एच। तो ये ऑक्सीजन और ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमारे पास है CO और यहाँ पर हमारे पास है NH। इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी, कार्बोहाइड्रेट्स में भी जैसे कि ग्लूकोस एक लंबी चेन बना देते हैं, स्टार्च, सेलुलोज। तो चूंकि ग्लूकोज के अंदर आपके पास OH होता है, तो OH की वजह से वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं। अच्छा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ अप्लाई होती है? सॉलिबिलिटी में, सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपके पास एथेनॉल है, हर वो मॉलिक्यूल जिसके पास OH होगा वो वाटर में डिसॉल्व होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लोअर अल्कोहल्स जो हैं वो वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व होती हैं, जो हायर अल्कोहल्स हैं वो वाटर में कम डिसॉल्व होती हैं। तो हर वो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वो वाटर में डिसॉल्व होगा। इसी तरह क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का जो क्लेंजिंग एक्शन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। इसी तरह क्लॉथिंग, ये जो टेक्सटाइल फाइबर बनता है, क्लॉथिंग, ये जो थ्रेड बनता है, धागा बनता है, इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस तरह जो पेंट्स और डाइज होते हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से एडहेयर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट पे इसकी इसका इसकी एप्लीकेशन है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस। जी बच्चों, ये आखिरी टॉपिक है, आपने ज़्यादा घबराना नहीं है, बेहोश ना हो जाना। ATP अगर आपकी कम हो गई है तो कोई आप कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ले लो आप लोग, ताकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो तो आपको ATP मिले। तो कोई हल्का सा कोई बिस्किट, कोई कार्बोहाइड्रेट ले लो, ताकि जो आपकी ATP डाउन हो गई है ना वो पूरी हो जाए। जी स्ट्रक्चर ऑफ आइस, और इसको हम कहते हैं, ये जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसको हम कहेंगे
ये वाटर का एनॉमलस बिहेवियर है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनॉमलस का मतलब होता है अजीब, डिफरेंट। ठीक है, एनॉमलस का मतलब क्या होता है? अजीब, डिफरेंट। अच्छा, हमारे पास ये मैं एक टेम्परेचर शो कर रहा हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारे पास है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास टेम्परेचर रेंज है जी। नॉर्मली किसी भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं ना तो वो एक्सपैंड होती है। क्यों? किसी भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एक्सपैंड होती है। तो वाटर के साथ भी ऐसा ही मामला है बिटवीन 4 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 से जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हो तो वाटर एक्सपैंड होता है, और किसी भी चीज को जब आप कूल करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसी भी चीज को जब आप कूल करते हो तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्यों? कूल करने से टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, वॉल्यूम कम होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाटर के साथ भी यही मामला है बिटवीन 4 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट से हमने आइस बनानी है और हम रूम टेम्परेचर पर हैं। लेट से रूम टेम्परेचर है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और हमने आइस बनानी है, तो हम वाटर का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो वाटर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है कि इसका वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जब हम वाटर को कूल करते हैं तो वो कहां तक कॉन्ट्रैक्ट होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाटर कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपैंड होने लग जाता है। तो ये वाटर का एनॉमलस बिहेवियर है। अच्छा, वाटर कहां तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम सबसे कम है, तो इसका मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाते हो तो मॉलिक्यूल्स करीब आने के बजाय और दूर होने लग जाते हैं, एक्सपैंड होने लग जाते हैं, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके आइस बन जाती है। तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो आइस का चूंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसकी डेंसिटी कम होती है। तो आइस की डेंसिटी की होती है 0.987 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि आइस की डेंसिटी कम होती है इसीलिए आइस सरफेस पे फ्लोट करती है। पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स में जी, पॉन्ड्स, ये रिवर और लेक है, तो ये जो सरफेस है, सरफेस पे हमारे पास आइस है। तो आइस जो है वो सरफेस पे फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है वाटर से। अगर आप आइस का स्ट्रक्चर देखो, हम क्या कह रहे हैं कि वाटर को जब हम कूल करते हैं तो वो 4 तक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जब हम 4 से नीचे जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपैंड होने लग जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लिक्विड से सॉलिड्स में जाएं तो मॉलिक्यूल्स को करीब लेके आते हैं, लेकिन वाटर के केस में उल्ट हो गया है, मॉलिक्यूल्स करीब आने की बजाय और दूर हो जाते हैं। तो अगर हम आइस का स्ट्रक्चर देखें तो आइस का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जी। ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है, और ये लोन पेयर है। इस तरह ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इसी तरह ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इसी तरह ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इसी तरह ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है।
और इसी तरह ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। जी, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो आइस का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और आपको नजर आ रहा है कि इसमें स्पेस ज्यादा है पहले से। तो आइस जो है वो 9% ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करती है एज कंपेयर टू वाटर। आइस ऑक्युपाइज 9% मोर स्पेस देन वाटर। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर हो गए ना, करीब आने की बजाय मॉलिक्यूल्स दूर हो गए थे, दूर होने से वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो दैट्स वाई आइस जो है वो 9% ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रही है। तो चूंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया इसलिए उसकी डेंसिटी कम होगी। जी, आप लोगों से क्वेश्चन है। तो ये था जी स्ट्रक्चर ऑफ आइस। हाँ जी, क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ वाटर below the ice in frozen lake is। द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिलो द आइस इन फ्रोजन लेक इज। फ्रोजन लेक में जो वाटर का टेम्परेचर है आइस के नीचे वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बच्चों, वाटर का जो टेम्परेचर होता है फ्रोजन लेक के अंदर आइस के नीचे वो टेम्परेचर कितना होता है? जी ये बस आखिरी लास्ट एमसीक्यू है और ये ख़त्म हो गया इंटरमोनिकुलर फोर्सेस। जी बेटा, इंटरमोनिकुलर फोर्सेस ख़त्म हो गई हैं। कल हम जो है इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इसको डिस्कस करके सॉलिड्स को स्टार्ट करेंगे। जी, फ्रोजन लेक में आइस के नीचे जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? क्या उस वाटर का भी टेम्परेचर जीरो होगा? अभी हम बात कर रहे थे कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो आइस है, आइस ऊपर रहे। तो आइस की डेंसिटी कम होनी चाहिए और नीचे वाटर है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। -4 का क्या बताऊं? चूंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना आइस से। तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा कब होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब आइस के नीचे जो वाटर है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ताकि उसकी डेंसिटी आइस से ज़्यादा रहे। बेटा हम वही तो बात कर रहे हैं, जो वाटर नीचे है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है।
और जो जूं जूं आप नीचे जाते जाओगे, डेप्थ में जाते जाओगे, तो क्या होगा? ओवरऑल पूरे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसके अंदर। -4 का मैं क्या बताऊं? -4 का तो मैंने कोई जिक्र नहीं किया। हम कह रहे हैं कि आइस सरफेस पे फ्लोट करेगी, तो आइस की डेंसिटी कम होनी चाहिए वाटर से। तो आइस की डेंसिटी, आइस का किस टेम्परेचर पर होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए आइस ऊपर है। तो उसके नीचे वाटर है ना, इसका मतलब वाटर की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वाटर नीचे होगा और आइस ऊपर होगी। तो वाटर की डेंसिटी कब ज्यादा होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आइस के नीचे जो वाटर है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेटा -4 नहीं होगा, क्योंकि -4 पे तो डेंसिटी ज्यादा होगी ना उसकी। 4 पे उसकी डेंसिटी, -4 पे उसकी डेंसिटी कम होगी, 4 पे इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए जो नीचे वाला वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए उसकी डेंसिटी कब ज्यादा होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नहीं, हम नीचे वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो आप। वो कह रहा है वो वाटर जो फ्रोजन लेक के अंदर आइस के नीचे होता है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसके टेम्परेचर की बात हो रही है। क्लोरोफॉर्म अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं करेगा। क्लोरोफॉर्म किसी और मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी आपका क्वेश्चन क्या था बाहत? जी क्या क्वेश्चन है आपका? जी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेंगे। कैसे? ये है जी हमारे पास एसीटोन, CH3CO, तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। और क्लोरोफॉर्म होता है हमारे पास CH Cl3 तो कार्बन और क्लोरीन में, सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन पार्शियल पॉजिटिव है? हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। तो इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। किसके दरमियान? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के दरमियान। अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तब भी वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने वाटर को कहाँ रखा हुआ है। अगर तो आपने वाटर को एक ऐसे कंटेनर में रखा हुआ है जो जो एक्सपैंड हो सकता है, तो वो डेफिनेटली अपनी जगह बनाएगा। आइस अपनी जगह बनाएगी, आइस ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करती है। आइस की जो लेयर है, क्या ये गैसेस के लिए डिफ्यूजिबल है या नहीं है? क्या गैस इसके थ्रू पास कर सकती हैं या नहीं कर सकती? तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि वैसे आइस की लेयर परमिएबल होगी गैसेस के लिए कि नहीं होगी। अगर तो कोई पोलर गैस है ना, पोलर गैस, एयर के अंदर तो नॉन पोलर गैसेस होती हैं, तो नॉन पोलर पोलर के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकती, मूव नहीं कर सकती। ये आपने बायो बायो में पढ़ा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी आपने जब पढ़ी है, तो उसमें भी आप बात करते हो कि जिसकी जो नेचर है वो उसी नेचर के अंदर ट्रैवल कर सकता है।
तो नॉन पोलर जो गैसेस हैं वो वाटर वाटर तो पोलर है, उसके थ्रू कैसे ट्रेवल कर लेंगी? अगर गैसेस नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर गैसेस तो ट्रेवल नहीं कर सकती। जी बेटा, हो सकती है, पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के थ्रू पास नहीं कर सकती। ठीक है, वैसे वैसे कर सकती हैं, इसमें इसमें कोई इबहाम की बात नहीं है। नो, पोलैरिटी का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो नेचुरली कितना पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वो कितना पोलर है, ये पोलैरिटी है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो किस हद तक पोलर बन सकता है, ये उसकी पोलराइजेबिलिटी है। एक्वेटिक लाइफ में ऑक्सीजन दोबारा से बन रही होती है, वहां पर आप प्लांट्स भी होते हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही होती है, ऑक्सीजन भी बन रही होती है, तो वो सारी रिसाइकिल हो रहा होता है ना एक्वेटिक लाइफ में। जी बच्चों, ये था जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कल हम जो है, कल आपने फुल तैयारी के साथ आना है। कल हम जो है क्लास थोड़ी लंबी करेंगे, और कल हम इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और फिर हम सॉलिड्स के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। और सॉलिड्स में इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, सिर्फ हमने आयनिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करनी है। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोग, शायद आपकी बायो की क्लास है, आप लोग बायो के लिए रेडी हो जाओ। और अपने पास कोई एटीपी का सोर्स रखा करो ताकि आपके सर में दर्द ना हो। दोपहर को जो है वो खाना, डाइट जो है वो प्रॉपर लिया करो ताकि सर में दर्द ना हो। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टका के जम के जो है आप लोग मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको जो है इसका फल देगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।